सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, जिसको कि हम लोग सिविक्स या राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, का अध्याय 1 संविधान के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। आइए जानें। पहला प्रश्न इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला देखिए, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार डैश कहलाते हैं। तो यहाँ भराएगा मानव अधिकार। फिर से देखिए, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। दूसरा देखिए, शिक्षा डैश सूची का विषय है। तो यहाँ भराएगा समवर्ती। फिर से देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा देखिए, डैश समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो यहाँ भराएगा स्वर्ण सिंह। फिर से देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, संविधान के भाग डैश में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भराएगा 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35। फिर से देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला 5 नंबर देखिए, मानव अधिकार दिवस हर साल डैश को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो यहाँ भराएगा 10 दिसंबर। फिर से देखिए, मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। देखिए, संविधान में वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसमें से आपको 5 लिखना है। तो उत्तर देखिए, संविधान में वर्णित 5 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। आगे 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। अगला 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है, इसको समझ लीजिए। इसमें एक देश के ऊपर शासन करने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास होना चाहिए, और सरकार चुनने से लेकर देश को चलाने के सारे निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास होना चाहिए, और किसी बाहरी तत्व का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं संप्रभुता। एकता यानी कि मिलकर रहना, अखंडता मतलब अलग नहीं होना है, अक्षुण्ण का अर्थ भी होता है अखंडित या समूचा। आगे 4, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर देश कोई विपत्ति में है तो उसमें हम लोग को अपना योगदान देना चाहिए, मदद करना चाहिए। आगे 5वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग अपना गुस्सा सार्वजनिक सरकारी चीज़ों पर उतारते हैं, उनको तोड़ फोड़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सरकारी या सार्वजनिक चीज़ जो होती है वो हम सबके लिए होती है। अगर यदि उसका नुकसान करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को उसको सुरक्षित रखना चाहिए। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक
अधिकारों को लिखिए। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और तीसरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वर्तमान में 6 हैं। पहले 7 अधिकार थे, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है। यह 1 अप्रैल 2010 से कानूनन रूप से लागू हो गया है। ठीक है, देखिए, सरकार 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। उसको पढ़ाई में किसी भी प्रकार का काम के लिए वो एक भी पैसा नहीं लेती है, उसको सब कुछ मुफ्त मिलता है सरकारी स्कूलों में। ठीक है, और 14 साल से नीचे का किसी भी बच्चे को मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, मानव अधिकार वैसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकार आते हैं। मतलब कानूनन आपको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान में हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। मतलब कोई भी किसी धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से किसी को प्रताड़ित या जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है कि धर्म, सभी धर्मों को, किसी को भी कोई भी धर्म मानने का पूरा अधिकार है। वो अपने धर्म में पूजा और उपासना कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, आइए चर्चा करें में। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, भारत की संसदीय शासन पद्धति में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका, जिसको कि व्यवस्थापिका भी कहते हैं, से प्राप्त होती है तथा वह विधायक, यहाँ विधायिका होगा है ना, के प्रति उत्तरदायी होती है तथा केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, भारत के संघवाद या संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, भारत के संघवाद या संघीय ढांचा के अंतर्गत देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं तथा सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का
स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार को है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार किसी की निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। मतलब सीधा सीधा है कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, उसको हस्तक्षेप यानी कि उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर। एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। देखिए उत्तर, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। मैं इस कथन से सहमत हूँ। मेरा तर्क इस प्रकार है। आगे देखिए, पहला, स्वतंत्रता के बिना अपना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है। ठीक है, आज़ादी नहीं होगा तो आप कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार लोकतंत्र का अधिकार है। इसके बिना नागरिकों का विकास संभव नहीं है और ना ही सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग अपना संघ वगैरह बनाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। ठीक है, माने संघीय शक्ति कलयुग के मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। और अगला देखिए तीसरा, समानता के अधिकार से ही राज्य या देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान होता है। ठीक है, समानता का अधिकार है, इसलिए ही सभी को, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव होता था पहले वो सब अब नहीं होने लगा। लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं होता, सबको बराबर हक दिया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया है? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए पहला है इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। दूसरा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है पहला देखिए राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो यहाँ उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 2010, दूसरा 10 अप्रैल 2010, तीसरा 1 अप्रैल 2012, चौथा 10 अप्रैल 2012। तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010।
अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन देखिए 7, 6, 5, 8। तो इसका उत्तर होगा 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो ये प्रश्नों का सिलसिला ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।